नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 11th आरओ से आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदाई संभाषण। इसके रचयिता हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त की जानकारी इस प्रकार है। इनका जन्म 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ और प्रमुख संपादन है अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। इनकी मृत्यु हुई सन 1907 में। तो जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में ही हुई। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी और मिडिल क्लास तक इन्होंने शिक्षा विधिवत तरीके से प्राप्त की। बाद में खुद से ही तैयारी की। इन्होंने खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में अपना स्थान दर्ज किया और उन्हें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये एक अच्छे पत्रकार भी थे और साथ साथ अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में सक्रिय रहे। पत्रकारिता उसके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार भी थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो शिव शंभू के चिट्ठे का ही एक अंश है और पाठ का नाम है विदाई संभाषण। तो ये पाठ वायसराय करजन कब की घटना है? 1904 और 5। इसके शासनकाल में भारतीयों की स्थिति की मतलब आपको पता ही है कि भारत की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए। किनके विकास काल में? जब वायसराय था कौन? लॉर्ड कर्जन। नए नए आयोग भी बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरव का वर्चस्व स्थापित करना था और साथ ही इस देश में संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। तो उस पर ही एक कहानी लिखी गई है, ये पाठ लिखा गया है। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से दिखाया गया है और व्यंग्य रूप से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। चलिए शुरू करते हैं विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इन संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी ये समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आपका था न इस देश के निवासियों का। तो एक तरह से व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है। किसके ऊपर? अंग्रेज जो वायसराय था ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, उसके लिए कि अब आपका अंत हो गया है और आप सोच तो ये रहे थे कि हमेशा के लिए यहाँ का शासन भार संभालते रहोगे। और ये बात कल्पना की जा सकती है कि न तो भारतवासियों के मन में ये था कि हम एक दिन इससे मुक्त हो जाएंगे और न ही आपने सोचा होगा कि एक दिन मैं भारतीयों को इस तरह से स्वतंत्र कर दूंगा। तो इतनी जल्दी ये समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न तो आपका था और न ही भारतीय इसके लिए कल्पना कर सकते थे। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणात्मक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपको दूसरी बार इस देश के आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें, पर आप आए और इससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। तो मतलब विदाई जो होती है ना, बिछड़न या मतलब विदाई, तो विदाई का समय बड़ा ही मतलब रुलाने वाला होता है, करुणात्मक होता है। और आपसे विदा होते देख आज हृदय में बड़ा दुख है। किसके लिए कहा गया है ये? वो ही अंग्रेज वायसराय के लिए। तो लेखक यहाँ व्यंग्य रूप से कटाक्ष करते हुए, ताना मारते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, आपको दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं थे। वे चाहते थे कि आप फिर ना आवें, लेकिन आप तो आ गए। इससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए हैं। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें
पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। मतलब हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब दुख। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। तो आज आपके जाने पर मतलब दुख हो रहा है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। मतलब एकदम माहौल शांत हो जाता है जब कोई इंसान बिछुड़ता है, विदाई होती है। तो माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उसमें से एक अधिक बलशाली थी। शिव शंभू कौन है? इस पाठ का लेखक। तो वो बताते हैं कि शिव शंभू की 2 गायें थी और एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरन उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ने समय ये दशा होती है, वहाँ मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। तो यहाँ उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि 2 गायें थी, एक बलशाली थी, एक कमज़ोर थी। जब बलशाली गाय चली गई तो उसके जाने के बाद जो कमज़ोर गाय थी उसने चारा तक नहीं खाया। मतलब उसकी विदाई के, उससे बिछड़ने के बाद वह इतनी रुआसी हो गई, उसको दुख हुआ। तो इंसानों को बिछड़ने का दुख होता है तो जानवरों को बिछड़ने का इतना दुख है, तो फिर इंसान के लिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके लिए तो अंदाज़ा लगाना भी कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उसको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, ये उसे खबर नहीं। तो यहाँ लेखक क्या बताना चाहते हैं कि आप आए किस लिए थे, आपने खेलना आरंभ किया, पर आपको ये नहीं पता था कि आपका अंत इतना दुखमय होगा। मतलब अंग्रेज क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे ना, लेकिन बाद में दुख देना शुरू किया भारतीयों को, तो इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, लास्ट में उनको जब जाना पड़ा तो ये उनके लिए दुखांत हो गया। तो इस तरह से लेखक यहाँ बता रहे हैं। तो कोई जो लीला दिखाता है, मतलब पर्दे पर जो अपनी अभिनय करता है, तो किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, उसे खबर नहीं होती है। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा करके जाऊँगा, मेरा याद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, वे कितने ही वर्ष सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतीय वासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके, यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि आपने जो बम्बई में किया ना, वो ऐसा काम किया है जिसके लिए भारतवर्ष आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और आपने तो ये कहा था कि भारतवर्ष को ऐसा करके जाऊंगा कि मेरे आने वाले बड़े साहब आएंगे, वो वर्षों तक उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा और वे कितने ही वर्ष सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु आपकी बात तो उल्टी निकली। आप तो न तो खुद उसमें चैन से सोए और न ही भारतवासियों को सोने दिया। तो ये इसका लोगों के चित्त पर बहुत भारी दुख हुआ है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ठाट बाट से आप इस देश में रहते थे और अब अंतिम समय में क्या हाल हो गया आपका।
कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन के ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा को गद्दी पर आँख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। तो उन लोगों ने भी उतनी शान शौकत से जीवन यापन नहीं किया जितना आपने यहाँ हम भारतवासियों के बीच रहकर किया। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चमर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश ये कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बाल नीचे आ गिरे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए। आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। तो आपने तो कितने मतलब कारनामे किए, क्या क्या आपको मतलब ऊंचे से ऊंचा पद मिला, सम्मान मिला। लोगों ने पहले आपको सलाम किया, बादशाह को बाद में किया। लेकिन आज आपकी हालत क्या हो गई, आप खुद नीचे गिर गए हो। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। ये दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा। धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बंधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की बातें आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही पट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। इतने बड़े माइलॉर्ड का ये दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। तो सब आपके साथ उल्टा ही हुआ। तो माय लॉर्ड, आपके दिन गए, आपने जो किए वो किए, लेकिन अब आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही दुखद हो रहा है। तो आगे लेखक क्या बताते हैं कि जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़े रहना उससे भी अधिक दुखी कर रहा है। तो क्या वास्तव में भारतवासी दुखी है इस चीज़ के लिए? नहीं। यहाँ पर लेखक कटाक्ष कर रहा है लॉर्ड कर्जन के ऊपर कि आप देखो आपका ओहदा क्या था, आपकी प्रतिष्ठा क्या थी, आपका सम्मान कैसा था, और आज आपकी हालत क्या हो गई है। तो ये सब मतलब एक तरह से व्यंग हो रहा है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना मतलब छोटा, एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है, आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, ये आप ही जानते होंगे। कि मतलब आपको ये पता है कि आपको जाना है और फिर भी आप पद पर बने हुए हैं, तो इस समय आपकी दशा क्या हो रही होगी। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को कोई अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश को प्रजा के साथ पालन कर चले? तो क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? मतलब आपने क्या कर्तव्य निभाया अपना? क्या आंखें बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है?
एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। तो आप इस बात से आपको पता चल गया होगा कि अंग्रेज़ों मतलब अंग्रेज किस तरह से भारतीयों के साथ पेश आते थे। उनकी एक बात नहीं सुनते थे, वो कितने भी मुसीबत में हों, चाहे कितनी भी बार उनके सामने गिड़गिड़ाए हों, लेकिन यहाँ के जो वायसराय जो भी होते थे वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तो लेखक यही व्यंग्य कर रहा है कि आपका एक काम तो ऐसा बताइए जो आपने अच्छे से किया हो, और आपने मतलब मनमाना हुक्म चलाया, किसी की कुछ नहीं सुनी, और कभी भी कोई बात पर कान नहीं दिया आपने, सबकी बातों को दबा कर रखा और अपनी मर्जी के मालिक बने रहे हमेशा। तो ऐसा एक मौका तो बताइए जिसमें किसी की प्रार्थना आपने सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाके तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो मतलब बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, भारत से बंगाल को अलग। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब जब नादिर शाह कत्लेआम कर रहा था तो उसने भी जनता की आवाज़, जब जनता आई सामने तो उसने भी रोक दिया था, लेकिन आपने 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर और बंगाल का विभाजन नहीं करने का मतलब अनुनय विनय आपके सामने किया। गिड़गिड़ाती रही प्रजा, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती? तो इस तरह से लेखक इसके ऊपर अच्छा कटाक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कैसर क्या है और जार क्या है, इसमें आया ना कि कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। तो कौन है कैसर और जार? तो कैसर है रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। जो जर्मनी के जो शासक होते थे ना, जो तानाशाह होते थे एकदम, उनके लिए कैसर शब्द का प्रयोग होता था। और जार किसके लिए होता था? ये भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक के लिए प्रयोग हुआ था। तो जार रूस के शासक के लिए और कैसर रोमन तानाशाह के लिए, मतलब जर्मन के लिए। और नादिर शाह कौन था? ये ईरान के रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक बालमुकुंद गुप्त जी बता रहे हैं कि आप विचारिए कि आपने क्या किया, और अब आपका पद जा चुका है, लेकिन फिर भी आप पद पर बने हुए हैं। आपको पता है कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रतिष्ठा यहाँ लोगों की नज़र में आप आज भी आप सम्मान पाना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी, और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। मतलब जनता आपकी आज्ञाओं का पालन करती रही, लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया? जनता की श्रद्धा भक्ति को भी आप अपने साथ नहीं ले जा पाए।
क्योंकि आपने जनता को दुख दिया बदले में। तो उनकी कम से कम श्रद्धा भक्ति तो ले जाते अपने साथ, वो भी आपको नहीं मिली। जाते जाते मतलब अपमान ही लेकर जा रहे हैं आप। इस देश के शिक्षितों को तो देखने को कि आपको आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वो नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपने विपद के दिन मैंने तुझ में काटे। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। तो इस तरह से किसका उदाहरण दे रहे हैं कि एक चौकीदार था जो कि बड़े पद पर भी आसीन हुआ, और जब उसको जाना पड़ा नवरगढ़ से, तो उसने नवरगढ़ को प्रणाम किया और अभिवादन किया और बोला कि मैंने इतने सालों में अगर आपकी सेवा में थोड़ी भी चूक की हो तो मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करो, नहीं तो प्रसन्न होकर मेरी विदाई करो। तो माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। मतलब आपका संभाषण क्या होगा, आपकी स्पीच कैसी होगी? क्या उस राजकुमार की जैसी होगी जिसने मतलब सेवा कार्य किया और जाते समय नवरगढ़ गांव को प्रणाम किया और पूछा कि मेरी सेवा में कोई कमी हो गई हो, क्या हो गई है तो मेरा प्रणाम स्वीकार न करें? क्या आप ऐसा बोल पाएंगे? आपका भाषण क्या होगा? तो यहाँ पर कवि लेखक क्या बताते हैं कि आप कहेंगे आप क्या कहेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार में सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और ये देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। तो इस तरह से लेखक ने अच्छा कटाक्ष किया किसके ऊपर, लॉर्ड कर्जन के ऊपर। बच्चों, ये पाठ एक तरह से प्रेरणा है हम लोगों के लिए, और ये हमें प्रेरित करता है ये पाठ कि हम अंग्रेज़ों की करतूतों का बखान जाने कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया, और हमारे नौजवानों ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारे राष्ट्रवादियों ने किस तरह उनका सामना किया और किस तरह हमें आज़ादी दिलाई। आज हम स्वतंत्र हैं तो उनकी बदौलत है। और अंग्रेज़ों ने किस तरह से खून पिया, कितने निहत्थे लोगों को मारा, तो वो सब इस पाठ के माध्यम से, मतलब लॉर्ड कर्जन जो कि कितने ही वायसराय, गवर्नर जनरल आए और उन्होंने भारतीयों के साथ किस किस प्रकार की नीतियां अपनाई, किस तरह से टैक्स वसूले, जिसके पास मतलब ज़मीन नहीं थी और ज़मीन थी और अकाल पड़ने के बावजूद उनसे टैक्स लिया जाता था, किसानों के साथ बदसलूकी की जाती थी, टैक्स नहीं बढ़ते थे तो उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी, जिसको संतान नहीं थी उस राजा का शासन हड़प लिया जाता था। तो मतलब कुशासन का भी आरोप लगाते थे कि आपसे नहीं संभलता, ये हम संभालते हैं। इस तरह से कितने देसी राजाओं की रियासतें उन्होंने हड़प ली। तो इस तरह से कितने सारे गवर्नर जनरल आए, वायसराय आए, उसमें एक ये लॉर्ड कर्जन भी था, जिसकी करतूतें यहाँ लेखक ने अपने इस पाठ के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, आपको समझ में आया होगा। फिर भी ये वीडियो आप एक दो बार सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।